वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। आज का सेकेंड टॉपिक में अपन बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अभी ये क्यों न्यूज में है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। अलायंस के बारे में बात करेंगे, कब ये फॉर्म हुआ था, इसके क्या मेजर एम्स हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट बायोफ्यूल्स। ये होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड एज अ होल। सारे के सारे के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो कल हमने देखा था कि G20 के समिट के पहले सबसे पहला फर्स्ट समिट ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसमें इनपुट्स लेने के लिए बात किया था, और अभी सेकेंड वर्चुअल समिट ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया फिर से ऑर्गेनाइज करी है। G20 में क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिया है उसको प्रोपेगेट करने में। इसी अलायंस में इंडिया ने सारी की सारी जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उन्होंने इस अलायंस में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में इनवाइट किया है कि आप भी आओ, इंडिया के साथ इसका मेंबर्स बनो। वाई इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इनको इनवाइट करना? क्योंकि नंबर वन, यदि आप समझोगे ग्लोबल साउथ कल अपन ने देखा था क्या है, मेजरली एक ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है। ये सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज एक्सट्रीम क्लाइमेट क्राइसिस फेस कर रही हैं। दिस इज नंबर वन। इन क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ही क्या हो रहा है कि इनको बहुत सारे इन्वायरमेंटल हजार्ड्स फेस करने पड़े हैं डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन। मोस्ट ऑफ देम, एक्सेप्ट यदि अपन गल्फ और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को इग्नोर कर दें, तो ये मोस्ट ऑफ देम इंपोर्ट एनर्जी, और इसकी कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाएगी यदि ये अलायंस सक्सेसफुली काम करने लग गया। और इन जनरल इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज साउथ साउथ कॉपरेशन। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एजेंडा जो और रहेगा वो है पेरिस क्लाइमेट एजेंडा, जो COP15 था, उसके जो गोल्स हैं वो पूरे होंगे। इस बात को और ज्यादा आप समझ सकते हैं यदि आप समझेंगे, अभी अभी इसी मंथ के एंड से COP दुबई में फिर से होने वाला है। तो ये एक और दिखा रहा है कि जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, वैसे ही इंडिया ने एक नया लीडरशिप रोल लिया है जो इन्वायरमेंट में अपने इंडिया के कमिटमेंट्स को शो कर रहा है। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इंडिया ने एक बार फिर लीड लेते हुए सारी कंट्रीज को इनवाइट किया है। नाउ नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दिस अलायंस। तो कब बना था ये? 2023 में ही बना है। G20 का जब इंडिया में न्यू दिल्ली में जब मीटिंग हुई उसी दौरान ये बना था। ठीक है, अब इसका एम क्या है यदि अपन देखें तो बायोफ्यूल अलायंस, कुल मिला के बायोफ्यूल को इंसेंटिवाइज करना है। दिस इज द एम। तो जो भी इस पूरे स्पेक्ट्रम में कवर होता है वो सब अपन इसको प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या करना है, सप्लाई चेन एक्सेस करना है। तो सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाना है, अलग अलग कंट्री से प्रोक्यूर करने की बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी में रिसर्च की बात करेंगे, उसको कॉस्ट कम हो जाए, डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए, इसकी बात करेंगे। और यदि अपन बात करें, कॉस्ट को कम करना चाहेंगे, अदर रिलेटेड इश्यूज जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं इस को ट्रांसलेट करने में रियलिटी में उसे कम करेंगे। सो दिस इज द ब्रॉड एम ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। यदि अपन इसके मेंबर्स देखते हैं तो ये स्टार्ट इंडिया से हुआ था, इंडिया ने लीड ली, और कुछ अदर मेजर पावर्स हैं। तो वी विल सी द मेंबर्स नाउ। इसमें में से G20 के कुछ मेजर मेंबर्स थे जो मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया के साथ पार्टनर करेंगे। इंपॉर्टेंट अमंग देम इंडिया, US, ब्राजील, अर्जेंटीना, देख लो। उसके बाद कनाडा, साउथ अफ्रीका, कुछ और कंट्रीज भी हैं। नॉन G20 कंट्रीज जो इंडिया ने स्पेशल इनवाइट करके बुलाया था वो मेनली एशियन कंट्रीज हैं, वो भी पार्टनर बनी। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, UAE, मॉरिशस, सिंगापुर, सब के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, देन दिस इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सारे के सारे इसके पार्टनर्स बन चुके हैं। और कुछ और अदर मेंबर्स हैं, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि मेंबर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है ग्लोबली। तो आप ग्लोबली देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील टॉप करते हैं इस प्रोडक्शन में। इसके बाद इंडिया एंड अर्जेंटीना, मतलब कि आउट ऑफ द टॉप फ्यू मेंबर्स
जो टॉप 4 प्रोड्यूसर्स हैं, एंड मेजॉरिटी आप देखो डिफरेंस कितना है, 162695, मतलब इन दोनों के बीच में ही 1.5 टाइम्स ज्यादा है। एंड इफ यू कंपेयर 96 एंड 16 तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो यूएसए एक यूनानिमस लीडर है बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में। यूएस, ब्राजील, इनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी था, और दोनों को दोनों इंडिया ने G20 के समय ऑनबोर्ड कर लिया। दिस शोज द सक्सेस ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी या लीडरशिप बोल सकते हो, कि किसी इनिशिएटिव को सही बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो उनको ऑनबोर्ड करो, और ये इंडिया ने सक्सेसफुली मास्टर किया, ये दिखा दिया। ठीक है, अब यदि अपन बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की, इसका क्या काम होगा। सबसे पहले अपन सीधी सी बात समझते हैं कि अभी तक अवेयरनेस नहीं है क्या है बायोफ्यूल। अपन डेप्थ में बात करेंगे थोड़ी देर में इसके बारे में, लेकिन बायोफ्यूल क्या है, इसकी एफिशिएंसी कितना % है, कैसे ये इन्वायरमेंट में और हमारे को हेल्प कर सकता है, इसकी अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है। तो इनको बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी बात आप समझिए, जैसे इंडिया जैसी एक कंट्री है, इंडिया क्लोज टू 85% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करती है, मेनली फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अब ऐसी कंडीशन में कुछ भी, एक पेनी भी यदि हमारा फ्यूल में बच जाता है तो वो कितना बड़ा अमाउंट होगा। और यदि आप अभी देखेंगे, प्रेजेंटली इंडिया ने E10 को अचीव कर लिया। E10 फ्यूल मतलब क्या होता है, जिसमें कि 10% ब्लेंडेड इथेनॉल होगा और रेस्ट होगा पेट्रोलियम। इंडिया E10 के टारगेट को बढ़ाना चाह रही है E20 में, एंड दिस टारगेट हैज बीन सेट टू 2025। मतलब कि बाय द ईयर 2025 जितना भी अपने को मिला रहेगा पेट्रोल, उसमें 20% इथेनॉल मिक्स रहेगा। इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है ऑफ पेट्रोलियम, जो जब उनको गाड़ी में डालते हैं तो जो एवरेज आता है, एफिशिएंसी आती है, वो बढ़ जाती है। नंबर 1 दैट इज फायदा। सेकंड फायदा जो है वो आएगा इंडिया के इंपोर्ट बिल में। इंपोर्ट बिल इंडिया का कम होगा, क्योंकि ये जो फीड स्टॉक है अपन घर में ही बना सकते हैं। घर मतलब डोमेस्टिकली इंडिया में मैन्युफैक्चर हो जाएगा। ठीक है, विल सी अबाउट बायोफ्यूल एज वेल। तो दिस इज व्हाट अवेयरनेस का फायदा, यदि इंडिया इसको स्टार्ट करती है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। दूसरा चीज, अभी क्या है, कोई भी चीज में यदि आपको एक नई टेक्नोलॉजी लाना है मार्केट में, तो पूरा का पूरा आपको सप्लाई चेन स्ट्रक्चर करना है। सप्लाई चेन में सबसे पहले आता है उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद आता है उसका लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स के बाद आता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बाद आता है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स तो चलो समझ जाएगा, प्रोडक्ट्स है तो इसका कोई स्टैंडर्ड सेटअप होना चाहिए, इसकी मार्केट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब फीड स्टॉक है तो वो कहां से प्रोक्यूर करेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी तो वो बायोफ्यूल बनेगा। इसके बाद प्लस मार्केट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके लोग परचेस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट इससे इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द एक्सटेंट टू विच दिस विल बेनिफिट। नेक्स्ट, ये अपन अभी ऑलरेडी बात कर लिए कि क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी तो ये क्लाइमेट एफर्ट्स में हमको हेल्प करेगी। हमारे क्लाइमेट एग्रीमेंट्स में, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट्स में, और अभी रिसेंटली जो INDC ने रिवाइज करा है 2 साल पहले, उसको भी हेल्प करने में फुलफिल करेगी। एक मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पूरा का पूरा इंजन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, बट यदि आप बायोफ्यूल यूज करते हो तो व्हीकल में बहुत लिमिटेड चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक मेजर कारण है कि दिस इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। जरूरी नहीं है हम एक रैडिकल चेंज करें टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट वी कुड डू अ चेंज टुवर्ड्स बायोफ्यूल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर भी रहेगा। बट कभी भी होता है कोई नई चीज तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कुछ स्टैब्लिश्ड प्लेयर उसको अपोज करते हैं, तो ये है सबसे पहले इश्यूज। तो अपन बात करते हैं इश्यूज को। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन। ओपेक कंट्रीज हैं, जो भी तेल बेचने वाली कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, क्या उनको ये पसंद आएगा? क्या वो इसको सपोर्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी, क्योंकि तेल यदि बिकना कम हो गया तो इनकी इकोनॉमी खत्म। ठीक है, इस वजह से जो भी
एसोसिएटेड बेनिफिट करते हैं फॉसिल फ्यूल से, वो इनका बहुत ज्यादा साथ नहीं देंगी, नंबर वन। नंबर टू, यदि आप इवन रिन्यूएबल सेक्टर में देखोगे तो फॉर एग्जांपल सोलार देखोगे या विंड देखोगे, तो कोविड के बाद से इन दोनों सेक्टर पर्टिकुलरली सोलार में बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है। लेकिन बायोफ्यूल में एक नेग्लेक्टेड एरिया है इंडिया में, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में ये एक नई टेक्नोलॉजी है। हालांकि नई नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ब्राजील बहुत समय से यूज कर रहा है इसको, यूएस बहुत समय से यूज कर रहा है। इनफैक्ट ब्राजील तो इसे E40 तक टारगेट कर रहा है फ्यूचर में अचीव करने का। तो ऑल दिस इश्यूज, ठीक है। अब तो इतना ध्यान अभी नहीं मिला है कंपेयर टू अदर रिन्यूएबल एनर्जीज। अब एक बात और होती है कि लैंड यूज चेंज। बायोफ्यूल बनता कैसे है? ये अभी जो बनता है वो है एग्रीकल्चर स्टफ से। एग्रीकल्चर स्टफ लेते हैं, उसको प्रोसेस करके अपन 1G बायोफ्यूल बनाते हैं। अब यदि अपन एग्री स्टफ लेने लग गए, फॉर एग्जांपल शुगर केन लेने लग गए या कोई अदर स्टार्ची सब्सटेंस लेने लग गए, तो होता क्या है, क्या हमें एग्रीकल्चरल की शॉर्टेज ऑफ फूड है उसकी शॉर्टेज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, नंबर वन। तो इसकी वजह से क्या है, फूड इन्फ्लेशन हो सकता है बढ़ जाए, बाकी फूड की कमी हो जाए तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाए। या तो एक और काम हो सकता है, यदि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया तो इंसान क्या कर सकता है, फॉरेस्ट को फिर से एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट कर दें ताकि इनके लिए उगाए, तो एक मेजर सोर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन बन जाएगा, तो विल लीड टू सब्सटैंशियल लैंड यूज चेंजेस। दिस इज अ मेजर इशू। एक और इशू जो अपन बात करते हैं वो है कि डेफिनेशन। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि 1G जो है, अभी के जो बायोफ्यूल है, अपन बात करेंगे इसकी, वो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि यदि आप सड़े गले फूड से बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम अराइजेस यदि आप एक प्रॉपर खेती किए, खेती से एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस उठाए और उसके बाद फिर उसे बायोफ्यूल में कन्वर्ट किए, तो इस प्रोसेस में क्यूमुलेटिव जितना एग्रीकल्चर में हुआ, तो क्यूमुलेटिव एमिशन में बी इन सर्टेन केसेस पॉजिटिव, मतलब कि नेट एमिशन हो गया पॉजिटिव। मतलब जितना बायोफ्यूल से एफिशिएंसी ना आई, हो सकता है उतना एनर्जी रिलीज कर दे ग्रीन हाउस गैसेस। तो माना जाता है इस बात पर थोड़ा सा कंटेस्ट है। तो जरूरत क्या है कि हमें 1G बायोफ्यूल से आगे बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन यदि बात करेंगे और इसी से रिलेटेड, जैसे फूड प्राइसेस अपन बात कर लिए, क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब से, और सबसे बड़ा होता है टेक्नोलॉजी। अभी जो टेक्नोलॉजी है, यदि अपन ड्रास्टिक चेंज करते हैं, जैसे E20 के ऊपर जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा इंजन में चेंज करने की जरूरत आएगी, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। फिर डेवलप्ड कंट्रीज क्या डेवलपिंग को ट्रांसफर करना चाहेंगी, फिर पैसे का इशू आएगा, फिर नेगोशिएशन जो क्लाइमेट नेगोशिएशन में होता है वो प्रॉब्लम करेगा। दीस आर द मेजर इश्यूज। अब यदि अपन बायोफ्यूल्स की बात करें, क्या होते हैं बायोफ्यूल्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बायोमास है, ठीक है, उसे आप लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर दो, दैट इज बायोफ्यूल। आसान भाषण में इतना, बायोमास क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक स्टफ, सिंपल एज दैट, एकदम ही आसान। अब ये जो बायोफ्यूल बना, इसको अपन ब्लेंड करेंगे किसी एग्जिस्टिंग फ्यूल के साथ। तो द बायोमास विच वी प्रोसेस्ड, जैसे प्रोसेस क्या, इथेनॉल, उसको अपन पेट्रोल के साथ करेंगे। यदि 10% किया तो ये जो मिक्सचर बनेगी उसे E10 बोलेंगे, जो इंडिया में अभी ऑल ओवर इंडिया इस को लागू कर दिया गया। इसमें दो सबसे ज्यादा, बायोडीजल और इथेनॉल, ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमनली ब्लेंडेड है। इंडिया भी इथेनॉल के लिए अभी बढ़ रहा है। अब यदि अपन इसी में बात करें टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल, तो 4 मेजर टाइप्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1 जनरेशन में क्या होता है, कोई भी स्टार्ची सब्सटेंस रहेगा, फीड स्टॉक, ठीक है, कोई भी स्टार्ची सब्सटेंस रहा, उसमें यदि हमने उससे बायोफ्यूल बनाया, देन दैट इज नोन एज 1G। मतलब कि फूड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल, देन दैट इज नोन एज 1G। जैसे इसमें शुगर केन, बीट, फूड ग्रेन, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंस हैं। इनको जब ब्लेंड करते हैं और बर्न करते हैं फाइनली, तो ये एनर्जी रिलीज करती है, एफिशिएंसी अच्छी आती है। दिस इज द केस। यदि अपन 2G की बात करें, ठीक है, तो 2G में क्या होता है, अब देखो यहां पर अपन फूड ग्रेन्स का यूज किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फूड ग्रेन्स यूज करने का कि हो सकता है फूड की शॉर्टेज हो जाए, जो अपन ने सारे देखा, और इसको कई लोग सस्टेनेबल
बायोफ्यूल या सस्टेनेबल फ्यूल नहीं मानते। तो अब इन्होंने क्या किया, अदर चीजें, मतलब फ्रॉम स्टार्च ही दे स्टार्टेड यूजिंग लिग्नोसेल्युलस बायोमास। मतलब कि देखो जैसे कोई भी प्लांट है जिसमें ये 3 मटेरियल का बनेगा, लिग्निन, देन देयर वुड बी फाइबर्स एंड सेल्यूलस, ठीक है। तो लिग्निन इज द आउटर, बोल सकते हो कवरिंग, एक इमेजिन कर सकते हो कवरिंग, जैसे बैम्बू को इमेजिन करो, तो जो आउटर कवरिंग रहती है वो लिग्निन की बनी रहेगी, एंड देन सेल्यूलस वुड बी द अंदर का जो छोटे छोटे जिससे वो सीमेंटेड रहेगा, उसको यदि बर्न करेंगे तो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, एंड दैट इज 2G बायोफ्यूल। तो एग्जांपल्स वुड इंक्लूड फॉर एग्जांपल वुड, ग्रास, ठीक है, स्ट्रॉस, बैम्बू इज अ गुड एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। इनमें अब इनका फायदा क्या है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में, कि वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम वुड की जरूरत नहीं है। जैसे थर्ड में यदि अपन बात करें 3G में, 3G में क्या यूज करते हैं और कम प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एल्गे को यूज करते हैं 3G बायोफ्यूल में। एल्गे से क्या होता है, एल्गे लेस एरिया लेती है, वाटर में भी इसे करा जा सकता है, इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है, हाई यील्ड रहते हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, कम एरिया में ज्यादा हमें बायोफ्यूल दे सकती हैं प्रोडक्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि आप इस चीज को समझोगे तो इनसे ऑल टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल बनाए जा सकते हैं। दिस इज वन मेजर इशू। एक नेक्स्ट और इससे ज्यादा एडवांस जो फ्यूचर में होगा वो होगा 4G बायोफ्यूल। 4G बायोफ्यूल क्या होगा कि यहां पर आप उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दोगे, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दोगे सच दैट कि जो नेट पूरा का पूरा प्रोडक्शन हुआ वो नेगेटिव ग्रीन हाउस गैस हुआ। मतलब कि जब वो पेड़ उग रहा है, कोई भी फीड स्टॉक उग रहा है, उसने अब्जॉर्व किया कार्बन डाइऑक्साइड और फिर फाइनली बाद में भी एफिशिएंसी को बढ़ाया। इस पूरे प्रोसेस में इसको बोलते हैं 4G बायोफ्यूल। दैट इज अनदर एडवांटेजेस। मतलब देखो यहां पर ये पहले स्टेज में फीड स्टॉक में रिलीज कर रहा था ग्रीन हाउस गैस, इसमें भी रिलीज कर रहा था। एल्गे में थोड़ा सा पॉजिटिव आता है क्योंकि एल्गे में नेट रिलीज कम हो गया और यहां पर तो नेट रिलीज नेगेटिव हो गया। तो दिस इज द इवोल्यूशन। सबसे ज्यादा 3G और 4G में बायोफ्यूल बेनिफिट करेगा जब टेक्नोलॉजी उस तरीके से इवॉल्व हो जाएगी। दैट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल एंड वांटेड स्टेट जो हम एस्पायर करते हैं। एंड इन दिस 2 stages definitely biofuel would be the sustainable initiative ahead and we are aspiring towards this. ठीक है, that's all for this topic. Thank you, have a nice day.